मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 3 अगस्त 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट रिसेंटली गॉट जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया। जो कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट है जिसको रिसेंटली जीआई टैग भी मिला है, वो कौन से राज्य से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए इज गोवा, ऑप्शन बी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज केरला एंड ऑप्शन डी इज राजस्थान। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली जीआई टैग्स दिए गए हैं राजस्थान से कुछ क्राफ्ट्स को और गोवा में कुछ मैंगोज जो जिनकी वहां पर खेती होती है उनको। 7 प्रोडक्ट्स हैं पूरे इंडिया में, जिनमें से 4 राजस्थान से हैं, जीआई टैग मिला है, और 3 जो है गोवा के हैं। कौन कौन से हैं? राजस्थान से है जालेसर धातु शिल्प, गोवा से है गोवा मानकुरड मैंगो, गोवन बेबिनका, उदयपुर की कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैंने कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट से पूछा था, जो कि उदयपुर से है, राजस्थान से। बीकानेर की कशीदाकारी क्राफ्ट, जोधपुर की बंदेज क्राफ्ट, बीकानेर की उस्तकला क्राफ्ट, ये सभी ही जिनको जीआई टैग मिला है। जो गोवा मंकुरड मैंगो है, इनकी जो एप्लीकेशन है ऑल गोवा मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन पणजी की साइड से हुई थी। पोर्टुगीज ने इस मैंगो को नाम दिया था क्या? मालकोराडा, जिसका मतलब है पुअर कलर्ड एंड विद टाइम इसका जो वर्ड, ये जो वर्ड है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था मंकुरद आमो मीन्स मैंगो इन कोंकणी लैंग्वेज। सो गोवा की जो गोवा बेबिनका है, इसके लिए ऑल गोवा बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स ने एप्लीकेशन की थी। बेबिनका क्या है? ये एक टाइप की पुडिंग होती है, खाने वाली जो पुडिंग होती है, और ये एक ट्रेडिशनल इंडो पोर्टुगीज डेजर्ट है। इसको क्वीन ऑफ गोवन डेजर्ट भी बोला जाता है। यूपी के इटार डिस्ट्रिक्ट में जो जालेसर है, वहां जो कि मगध किंग जरसंध की राजधानी भी थी, वहां पर जालेसर धातु शिल्प है, वहां जिसको जीआई टैग मिला है। ये जो जगह है ये मेटल क्राफ्ट को, डेकोरेटिव मेटल क्राफ्ट के लिए और ब्रास वेयर के लिए जानी जाती है। 4 डिफरेंट क्राफ्ट है राजस्थान से जिनको जीआई टैग मिला है। एक तो हो गई उदयपुर की कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट। अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स जो जीआई ऑफिस में दी गई है, जो उदयपुर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट है, ये जो क्राफ्ट्समैन प्रैक्टिस करते हैं, ये एंशिएंट आर्ट है, पुरानी एक आर्ट है, कला है कोफ्तगरी की, जो कि जिसमें कोफ्तगरी को यूज करके ऑर्नामेंटल वेपनरी बनाई जाती है। ये जो वेपन्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, दे आर एग्जीक्यूटेडली ornamented by a complicated process of etching of design, heating and then cooling interval। ये प्रोसेस बताया गया है जिसमें गोल्ड और सिल्वर को भी इम्बेड किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर की वायर्स को मेटल में उसको प्रेस करके फ्लेटर किया जाता है और उसके बाद पॉलिशिंग की जाती है। राजस्थान से जो दूसरा प्रोडक्ट है बीकानेर की कशीदाकारी क्राफ्ट। कशीदाकारी क्या है? ये जो काम है ये उन ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे जो मैरिज से, स्पेशली गिफ्ट आइटम्स मैरिज के टाइम दी जाती हैं, जिसमें मिरर वर्क किया जाता है। जोधपुर की जो बंदेज क्राफ्ट है, राजस्थानी आर्ट है, ये टाई एंड डाई की जो डाइंग होती है, जैसे आपने दुपट्टास देखे होंगे, साड़ीज देखी होंगी, कोई भी फैब्रिक जिसपे टाई एंड डाई किया जाता है। ये प्रिंटिंग की एक ऐसी आर्ट है जो कि फैब्रिक्स पर यूज की जाती है, टाई एंड डाई मेथड यूज करके। बीकानेर की जो उस्तकला क्राफ्ट है, इसको गोल्ड नक्शी वर्क भी बोला जाता है या फिर गोल्ड मनोती वर्क भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें गोल्डन कलर बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसकी जो पिक्चर्स है, हर चीज और पे डिटेल में हम वीकली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। सो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999 का, वो प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन और बेटर प्रोटेक्शन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के रिलेटेड टू द गुड्स इन इंडिया। इस एक्ट के अंडर जो है रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन दी जाती है इन प्रोडक्ट्स को। ये गवर्न किया जाता है, कौन डायरेक्ट करता है? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO का एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको इन शॉर्ट ट्रिप्स बोला जाता है। ये जो टैग है ये 10 सालों के लिए वैलिड होता है, उसके बाद इसको रिन्यू करवा सकते हैं। ये वही चीजें मेंशन्ड है जो अभी मैंने आपको न्यूज में से जो आर्टिकल से एज इट इज बढ़ के बताई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस जी रोहिणी कमीशन वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ। जो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन है किसके लिए बनाया गया था? ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम दो, गवर्नमेंट एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो उसमें कमीशंस हो गए, कमेटीज हो गई, बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं। तो जो भी न्यूज में होती है स्पेशली वो तो आपको पता होनी ही चाहिए। बाकी जो आपकी एनसीईआरटीज में मेंशन्ड है वो भी आपको एडिशनली पता होनी चाहिए। तो जी रोहिणी कमीशन का क्या पर्पस था? ऑप्शन ए है पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ऑप्शन सी है स्मार्ट सिटीज की प्रोग्रेस के बारे में, और ऑप्शन डी है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो ओबीसीज हैं उनके सब कैटेगराइजेशन के बारे में। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। तो जो पैनल है इसने रिसेंटली जो जी रोहिणी कमीशन है इसने रिपोर्ट एक सबमिट की है किस पर? सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज पर 6 सालों के बाद। इसने सजेस्ट किया है कि जो कास्ट ग्रुप्स हैं उनको ब्रेक कर दिया जाए अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें जो डोमिनेंट कास्ट होगी उसको स्मॉलेस्ट शेयर दिया जाएगा 27% रिजर्वेशन का। सो ये जो ओबीसी की जो रिजर्वेशन का इश्यू था उसी के बारे में कमीशन बनाया गया था आज से 6 साल पहले। सो 6 साल के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। जो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन था इन्होंने बोला है कि अपनी रिपोर्ट में जो इन्होंने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को जो कमीशन था इसकी जो रिपोर्ट थी ये लास्ट डे ऑफ फंक्शनिंग जो अभी मंडे को तब सबमिट की गई थी। गवर्नमेंट ने ये कमीशन बनाया था 2017 में, जिसके हेड कौन थे? फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जस्टिस जी रोहिणी जी। इन कमीशन के मेंबर्स और कौन कौन से थे? जेके बजाज जो कि सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज से थे। Commission was asked to examine the extent to which the reservation and other benefits, जो reservation जो आरक्षण दिया जाता है और बाकी के benefits दिए जाते हैं ओबीसी को, वो ये देखने के लिए कि कुछ ही ग्रुप्स को डोमिनेंट कास्ट ओबीसी में जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स है उनको ही ये कंसेंट्रेटेड है, यानी कि जो ऊपर की जो है डोमिनेंट उन्हीं को मिल रहे हैं जो बेनिफिट्स, इसी को स्टडी करना था। इसी के बेस पर कमीशन को टास्क दिया गया था कि जो ओबीसी में 2600 कास्ट ग्रुप्स हैं सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में उनको ब्रेक डाउन करना, सो दैट जो बेनिफिट्स हैं इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सभी को उसका फायदा मिले। सो कमीशन ने ये सजेस्ट किया है कि कास्ट ग्रुप्स को एक तो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए कैटेगरीज में, जो उसमें से मोस्ट एक्सेस होगा बेनिफिट्स का, जो डोमिनेंट कास्ट है अपर कास्ट है उनमें उनको कम बेनिफिट दिया जाए, कम रिजर्वेशन दिया जाए। जो हिस्टोरिकली क्राउडेड आउट कास्ट ग्रुप्स हैं, जो लेफ्ट आउट कास्ट ग्रुप्स हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है या जिनकी जो सोशली पोजीशंस काफी ज्यादा खराब हैं, उनको लार्जेस्ट ज्यादा रिजर्वेशन का जो स्टेटस है शेयर है उनको देना चाहिए। तो अब जो ये कमीशन की रिपोर्ट है मिनिस्ट्री के पास है, इसके बाद इस पे डिस्कशंस होंगी, लेकिन ये जो रिपोर्ट है अभी तक पब्लिक नहीं बनाई गई है, यानी कि पब्लिक डोमेन में ये रिलीज नहीं की गई है। जब भी होगी आई लेट यू नो अबाउट इट। तो आप इसको अगर पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं अपने आंसर्स वगैरह में कोड करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीजें लिखी हुई हैं कि गवर्नमेंट ने 2017 में बनाई थी। इसके हेड कौन थे? जस्टिस जी रोहिणी जी। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को 6 साल के बाद ऑलमोस्ट ये दी है। इनिशियली जो ये टास्क था बोला था 12 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन 6 साल लग गए इसको रिपोर्ट सबमिट होने को। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 विल बी हेल्ड इन। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 की कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है? आई एम सॉरी। ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज बांग्लादेश, ऑप्शन सी इज चाइना एंड ऑप्शन डी इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस को जो है इस बार होस्ट करेगा, जो कि इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है। कहां पर होगा इंडिया में ये कॉन्फ्रेंस? बेंगलुरु में। और ये टोटल इसका 5th एडिशन है, लेकिन एशिया में ये पहली बार इंडिया में होने वाला है। आईसीओ है जो इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, ये चीफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, जिसका एम क्या है? जो कॉफी की ट्रेड है और जो कोलैबोरेशन है कॉफी प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज में, जो देश कॉफी को प्रोड्यूस करते हैं और जो देश कंज्यूम करते हैं, उन सभी में कोलैबोरेशन को एनकरेज करना। इस बार का इसका थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन सेंट मिशन ओसिरिस रेक्स टू स्टडी द एस्टेरॉयड बेनू। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ओसिरिस रेक्स नाम का मिशन भेजा था बेनू नाम के एस्टेरॉयड को स्टडी करने के लिए? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है
ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी है इसरो एंड ऑप्शन डी है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओसिरिस रेक्स है, ये नासा का एक स्पेसक्राफ्ट मिशन था जिसका डिजाइन किया गया था टू स्टडी द नियर अर्थ एस्टेरॉइड जिसका नाम है बेनू। ये जो नाम है ओसिरिस रेक्स, इसका क्या फुल फॉर्म है? ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर। ये पहला यूएस के स्पेसक्राफ्ट है जो कि एक एस्टेरॉइड से सैंपल कलेक्ट करेगा। रिसेंटली इसका जो ये जो रिटर्न जर्नी पे है ये करंटली, तो इसके बारे में क्रिटिकल कोर्स एडजस्टमेंट की गई है सो दैट ये अर्थ पर सक्सेसफुली वापस आ सके, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द एलिमिनेशन ऑफ रूबेला। रूबेला वायरस की से जो बीमारी होती है उस बीमारी को एलिमिनेट कर खत्म हो गई है वो उस देश से। कौन से देश ने अनाउंस किया है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। सो रिसेंटली भूटान ने अनाउंस किया है कि उन्होंने रूबेला को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है। रूबेला की अगर बात करें तो ये एक कंटेजियस डिजीज है जो कि माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है जो कि मोस्टली बच्चों में और यंग एडल्ट्स में होती है। इसको जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। मीजल्स जिसको चेचक तो स्मॉल पॉक्स या ये हो गया, मीजल्स भी वैसे ही होता है, ऐसे ही बॉडी पे छोटे छोटे नोड्यूल्स हो जाते हैं। मीजल्स भी ऐसी ही एक बीमारी है। तो ये जो रूबेला है इसको जर्मन मीजल्स भी बोला जाता है। ये रूबेला वायरस से होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following city has become the first Indian city to join World Cities Culture Forum? भारत का कौन सा शहर पहला ऐसा इंडिया का शहर बन गया है जिसने वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम को ज्वाइन जो करेगी? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है चेन्नई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसका सोर्स का लिंक भी दे दिया है। सो जो बेंगलुरु है कर्नाटका में, वहां ये पहला भारत का सिटी बन गया है जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम को ज्वाइन करे। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम जो है एक ग्लोबल नेटवर्क है नियरली 40 सिटीज का, जिसमें क्या है कि पॉलिसी मेकर्स के लिए एक ऐसा जो है वे एक ऐसा रास्ता ट्रेडिशंस बनाई जाती हैं सो दैट सभी शहरों के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी रिसर्च और इंटेलिजेंस को शेयर कर सके और कल्चर का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, वो फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी के लिए एक्सप्लोर कर सकें। तो यही इसका काम है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बेंगलुरु। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर। भारत में कौन सा राज्य भारत का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करेगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है असम। यहाँ पर आप इसका भी लिंक देख सकते हैं। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज ने रिसेंटली उसको नीति आयोग से 10 करोड़ की ग्रांट मिली है टू एस्टैब्लिश इंडिया का फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज यूनिवर्सिटी में। ये जो ग्रांट है ये एक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कल्चर को फोस्टर करेगी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करने के पीछे कि जो फिशरीज इंडस्ट्री है, एक तो उसमें प्रोग्रेस को प्रमोट करना, क्यों कैसे जो सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग एनवायरनमेंट है स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ जो इनोवेटिव इनिशिएटिव्स है फिशिंग सेक्टर में उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और ऐसे फिशरीज सेक्टर में जो है इनोवेशन को, एडवांसमेंट को ये बेसिकली प्रमोट करने वाला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है जुपिटर 3 यूजिंग अ फाल्कन हेवी रॉकेट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है जुपिटर 3 वो लॉन्च किया है फैल्कन हेवी रॉकेट को यूज करके? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है स्पेसएक्स एंड ऑप्शन डी है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। स्पेसएक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट ने रिसेंटली
जुपिटर 3 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है ऑर्बिट में। ये जो सैटेलाइट है मैक्सवेल टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने बनाई थी, जो कि लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है आज तक जितना भी बना है। ये जो सैटेलाइट है ये ह्यूगनेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस तक उसके रीच को एक्सपैंड करेगा 80% तक। जो अमेरिका की पॉपुलेशन है उसके 80% तक इंटरनेट सर्विसेज को एक्सपैंड कर देगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्पेसएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन पुणे। वैसे एक जो न्यूज है ये जब अनाउंसमेंट हुई थी, ये हमने वीकली करंट अफेयर में डिटेल में डिस्कस भी की थी। तो अभी ये जो है अवार्ड दे दिया गया है पुणे में, किसको मिला है? ऑप्शन ए इज निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी इज अमित शाह, ऑप्शन सी इज नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी इज राजनाथ सिंह। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से ये ली गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉज कन्फर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, कहां पर? पुणे में। ये जो अवार्ड है ये तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने दिया है, जो इंस्टीट्यूट किया है 1983 में। ये अवार्ड हर साल 1 अगस्त को जब लोकमान्य तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी होती है तब दिया जाता है ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन की और देश की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए काम किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नरेंद्र मोदी। लास्ट क्वेश्चन जो हम रिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको कौन सी नदी भारत में 2 बार क्रॉस करती है? ऑप्शन ए है माही रिवर, ऑप्शन बी है गोदावरी रिवर, ऑप्शन सी है नर्मदा रिवर एंड ऑप्शन डी है कृष्णा रिवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माही नदी है वेस्टर्न इंडिया में, ये मध्य प्रदेश में से उत्पन्न होती है और उसके बाद राजस्थान के वागड़ रीजन से होकर गुजरात में इंटर करती है और अरेबियन सी में, इधर इस वेस्टर्न साइड जो इंडिया के अरेबियन सी में वहां पर ये फ्लो करती है। इट इज वन ऑफ द रिलेटिवली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। आपको पता होगा कि भारत की जो नदियां हैं मेजरली बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं, बहुत ही कम है जो वेस्ट फ्लोइंग है। इट इज वन ऑफ देम अलोंग साइड द एंडोरिक लूनी रिवर, साबरमती रिवर, तापी रिवर एंड नर्मदा रिवर। अकेली माही रिवर ऐसी नदी है जो कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, पहले मध्य प्रदेश में और फिर गुजरात में। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आप अगर मैं इसका मार्कर का कलर चेंज, यहाँ ये माही नदी है, ये दिखाया गया है, ये गुजरात में राजस्थान में और मध्य प्रदेश में फ्लो करती है। वेस्ट फ्लोइंग नदी है, अरेबियन सी में फॉल करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज माही रिवर। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।